गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर बात करेंगे क्लास 10th की आरबीएससी इंग्लिश मीडियम की। चैप्टर है हमारा चैप्टर 9 एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो वो है एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये है चैप्टर नंबर 9 आप लोगों का। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? एग्रीकल्चर सिस्टम, एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। कहाँ पे इंडिया के अंदर कि किस तरीके से एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इंडिया के अंदर क्या करा जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे वे हैं, तरीके हैं, वेज हैं, मेथड्स हैं, जिस तरीके से या जिस मेथड से एग्रीकल्चर को इंडिया के अंदर क्या करा जाता है, परफॉर्म्ड किया जाता है। देखिए, अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अब हम प्रेजेंट में ही एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज़ पहले से ही, ठीक है ना, पहले से ही अगर हम पास्ट में बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के ऊपर ही क्या रही है, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ज़्यादातर जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही क्या रही है, डिपेंड रही है। एंड अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर ही रहे हैं तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो बेसिकली इकोनॉमी है, इज़ ओवरऑल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से ही हमारी जीडीपी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। पहले भी होता था और आज भी हम बात करते हैं तो आज भी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन हमारा है बेसिकली वो कौन से सेक्टर से आता है, वो हमारा एग्रीकल्चर से ही आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर से आता है। देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम बात कर ही रहे हैं तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम लोगों को, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है 9th में, बताया है आप लोगों को कि हमारी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या होती हैं हमारी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, दीज आर बेस्ड ऑन डिफरेंट वे। ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ऑर्गेनाइज हैं, अनऑर्गेनाइज हैं। ठीक है ना, ऑनरशिप के आधार पर हैं, वर्किंग के आधार पर हैं, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के आधार पर हैं। लेकिन हम यहाँ पे बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, वो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसका सबसे ज़्यादा क्या रहता है, हमारे जीडीपी के अंदर क्या रहता है, कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। अगर हम इन जीडीपी की बात करते हैं तो हमारे इकोनॉमी के अंदर कुछ सेक्टर्स बताए गए हैं। ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, रिवाइज करा रहा हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों को, पहले पढ़ाया है 9th में मैंने आप लोगों को ये टर्सरी सेक्टर। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आगे फिर सेक्टर्स की बात आएंगी तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और कौन सा सेक्टर हमारा, टर्सरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर की हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम जो है, इसको हम लोग क्या और बोलते हैं, इसको हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, इसको क्या और बोला जाता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसको बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर इसको बोला जाता है। टर्सरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो टर्सरी सेक्टर को क्या बोला जाता है, इसको हमारा सर्विस सेक्टर भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको सर्विस सेक्टर इसको बोला जाता है। समझ में आ गई बात? कौन कौन से हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर 3 सेक्टर्स के अंदर सारी एक्टिविटीज़ को क्या करा गया है, डिवाइड किया गया है। वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला आता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा क्या आता है, हमारा टर्सरी सेक्टर हमारा आता है। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, द अनदर नेम ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, द अनदर नेम ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इज़ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द अनदर नेम ऑफ द टर्सरी सेक्टर इज़ द सर्विस सेक्टर। ठीक है, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब बात है कि भाई प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों कहा जा रहा है, प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों कहा जा रहा है, वाई वी आर होल्डिंग द प्राइमरी सेक्टर एज ए एग्रीकल्चर सेक्टर। Agriculture sector is the sector in which all the agriculture related activities are engaged or are put in the primary sector। क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर उन सारी एक्टिविटीज़ को क्या करा गया है, इंक्लूड करा गया है जो हमारी किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। जो हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को इस सेक्टर के अंदर क्या करा गया, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, दूसरा
सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री सेक्टर क्यों कह रहे हैं, नाम से पता लग रहा है इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ को इस सेक्टर के अंदर क्या करा गया है, पुटअप किया गया है। और बेसिकली आप लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही गुड्स की क्या करी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल into the finished product is performed in the industries by the process of manufacturing. That's why this sector is known as industrial or the manufacturing sector. ठीक है, इसी वजह से हम इस सेक्टर को क्या बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ही रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट के अंदर क्या करा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसको कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्विस सेक्टर बोल रहे हैं। इसको सर्विस सेक्टर क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज दिस सेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द बेसिक सर्विसेज टू द प्राइमरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है ना, हमारी लाइफ में जितनी भी सर्विसेज हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, उन सब सेक्टर्स को भी जो बेसिक सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, वो बेसिक सर्विसेज भी कौन प्रोवाइड करता है हमको, वो बेसिक सर्विस भी हम लोगों को टर्सरी सेक्टर से ही क्या होती हैं, प्रोवाइड होती हैं। सो ऑल दीज थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है ना, ये तीनों सेक्टर जो हैं ये आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटर इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी डिपेंड ऑन टर्सरी सेक्टर, टर्सरी के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने के लिए टर्सरी इज आल्सो डिपेंड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो तीनों सेक्टर आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटर इंडिपेंडेंट हैं और इस तरीके से एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, परफॉर्म्ड होती हैं। इन तीनों सेक्टर में से हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं किस सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है, एग्रीकल्चर इन इंडिया है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करते हैं तो मैंने बता दिया है कि इस सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों कहा जा रहा है। इस सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी पर जो परफॉर्म की जाती हैं उनको इस सेक्टर के अंदर क्या करा गया, इंक्लूड किया गया है। जैसे क्या हो गया, फार्मिंग हो गई, क्या हो गई, फार्मिंग हो गई, डेयरी हो गई, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, ठीक है ना, फिशिंग हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गई, एपीकल्चर हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, पशुपालन, ये सब। ठीक है ना, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्या, प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है ना, फार्मिंग हो गई, डेयरी हो गई, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, फिशिंग हो गई, एपीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री हो गई। ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सब हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ऐसा नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर बस हम खाली खेती की बात करते हैं, ठीक है ना, दीज ऑल ऑक्यूपेशंस आर आल्सो रिलेटेड टू द, हमारी किससे, एग्रीकल्चर से ये रिलेटेड हैं, इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, ये बात थी हमारी प्राइमरी की। सेकेंडरी सेक्टर में आप लोगों को बता चुका हूँ, या आगे अपन अब चैप्टर में आगे नेक्स्ट उसमें डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये बेसिक था, मैंने आप लोगों को बता दिया है प्राइमरी सेक्टर में। तो अब हम जो इस चैप्टर में एग्रीकल्चर की बात करेंगे, मीन्स कौन से सेक्टर की बात चलेगी, वो हमारी प्राइमरी सेक्टर की बात चलेगी। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का ही है। अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर 54.6% अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ द बुक, ठीक है, बुक के डाटा के अनुसार 54.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर। हमारी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी कितनी परसेंट, उसमें से 54.6% जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 54.6% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। किसके ऊपर डिपेंड है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है इन डायरेक्ट फॉर्म। एंड 17.4% जो हमारी जीडीपी है, ठीक है ना, उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑब्टेन होता है हमारा किससे, एग्रीकल्चर सेक्टर से।
हमारे इंडिया की जो जीडीपी है, इस जीडीपी के अंदर 17.4% जो ऑब्टेन हो रहा है वो सिंगल एक ही सेक्टर से ऑब्टेन हो रहा है, और वो कौन सा सेक्टर है हमारा, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही ऑब्टेन होता है। तो एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स 17.4% इन द इंडियाज जीडीपी। इंडिया की जो जीडीपी है उसके अंदर एग्रीकल्चर से कितना परसेंट, 17.4% प्रोडक्शन हमारा ऑब्टेन होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं, देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है कि हम आज प्रेजेंट में एग्रीकल्चर जानते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो हमारे इंडो वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही क्या करा जा रहा है, परफॉर्म इंडिया के अंदर किया जा रहा है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है ना, धीरे धीरे चीज़ों को, पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी या पहले हमारे पास इतने टूल्स या इक्विपमेंट्स भी नहीं थे कि हम लोग एग्रीकल्चर को एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर सकें। लेकिन आज तो हमारे पास एक अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है, हम लोग अच्छे से अच्छी वीड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर्स हैं, जिससे हम लोग एक अच्छे लेवल पे एग्रीकल्चर को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। पहले प्रोडक्शन भी इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं होता था, आज हम लोग जितना चाहें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जितनी तेज़ी से चाहें उतनी तेज़ी से हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये है। तो देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर हम एग्रीकल्चर फॉर्म की बात करते हैं, एग्रीकल्चर फॉर्म्स इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर जो परफॉर्म होता है वो किस किस फॉर्म में परफॉर्म्ड होता है। ठीक है ना, तो देखिए पहली आती है हमारी खारिफ फॉर्म, सीजन्स है ना, सीजन्स खारिफ, रबी और जैद। ये तो सुना है आप लोगों ने, इनके बारे में जानते भी हैं आप लोग, और ये जितना आसान है उतने ही आसान इजी क्वेश्चन है, तो ये बोर्ड में भी यहाँ से पुटअप हमारा होता है। ठीक है ना, पूछा जाता है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सीजन एग्रीकल्चर फॉर्म्स इन इंडिया, बात हमने हेडिंग डाली है एग्रीकल्चर फॉर्म्स इन इंडिया, और एग्रीकल्चर फॉर्म्स इन इंडिया में जो बात कर रहे हैं किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न, किसके आधार पे, सीज़न के आधार पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जो इंडिया में सीजन्स माने जाते हैं वो कौन कौन से सीज़न आते हैं, खारिफ सीज़न आता है, रबी सीज़न आता है, और कौन सा हमारा जैद सीज़न आता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम खारिफ क्रॉप की बात करते हैं। खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे जैसे मॉनसून की शुरुआत होती है, ऑनसेट आता है कंट्री में, वैसे वैसे खारिफ सीजन को क्या कहा जाता है कि खारिफ सीजन स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, खारिफ सीजन जो हार्वेस्ट करा जाता है वो हमारा सितंबर से, कौन सा पीरियड होता है इसका, सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर टू अक्टूबर जो है वो हमारा कौन सा सीज़न है, खारिफ सीज़न का हार्वेस्टिंग टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्रॉप्स की। अगर हम खारिफ सीज़न के अंदर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स की बात करते हैं तो देखिए कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको इसके अंदर इंक्लूड करा गया है। पैडी हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गई, ज्वार हो गई, ठीक है ना, ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, बाजरा हो गया, अरहर की दाल हो गई, तुर बोलते हैं अरहर, ठीक है, मूंग उड़द, मूंग उड़द हो गई, कॉटन जूट, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ठीक है ना, ये एक्सेट्रा है। अब आप लोगों को ध्यान करने वाली बात क्या है, अक्टूबर, सितंबर टू अक्टूबर जो है वो इसका हार्वेस्टेड पीरियड है, ठीक है ना, ये हार्वेस्टिंग पीरियड। व्हाट इज़ द हार्वेस्टिंग पीरियड ऑफ द खारिफ सीजन, सितंबर टू अक्टूबर। राइट डाउन द टू एग्जांपल ऑफ द खारिफ क्रॉप, कोई से भी दो लिख दो, पैडी में, पैडी हो गया, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर हो गया, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट एक्सेट्रा दीज, इनमें से कोई से भी आप लोग क्या लिख सकते हैं, दो कोई भी एग्जाम्पल आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोन सीजन, ठीक है ना, ऐसे कौन कौन से राइस ग्रोन, पैडी है, देखिए सबसे ज़्यादा चावल की ज़्यादा खपत होती है, ठीक है ना, क्योंकि बारिश ज़्यादा चाहिए होती है चावल को, राइस को ग्रो कराने में, तो खारिफ सीजन में राइस को क्या करा जाता है, ज़्यादा लगाया जाता है। अब हम इसमें बात करते हैं ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं जहाँ पे राइस को क्या करा जाता है, ग्रो कराया जाता है। आसाम, वेस्ट बंगाल, आसाम,
आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के कौन से रीजन, कोस्टल रीजन्स हो गए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, केरला हो गया, केरला, ठीक है, केरला हो गया, और महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण विच द यूपी और बिहार, ये सारे वो रीजन्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, चावल को, राइस को ग्रो कराया जाता है, ये वर्ड्स हैं, ठीक है ना। बात किसकी हो गई है, खारिफ सीज़न की बात हो गई, ठीक है। बात करते हैं किस सीज़न की, अब रबी सीज़न की बात करते हैं। तो रबी सीज़न की हम बात करते हैं, रबी का जो टाइम है सोन टाइम, सोन का मतलब होता है लगाई जो जाती है क्रॉप, वो हमारी सोइंग टाइम है अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से लेके दिसंबर जो है वो इसका कौन सा टाइमिंग है, वो सोन टाइमिंग है, ठीक है, क्रॉप को लगाया जाता है। दूसरा हार्वेस्टिंग टाइम जो है इसका वो अप्रैल टू जून है, हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, अप्रैल टू जून है, ठीक है। क्रॉप लगाई जाती है अक्टूबर दिसंबर में और हार्वेस्ट कर ली जाती है कब से, अप्रैल से लेके जून तक के महीने में क्या कर ली जाती है, हार्वेस्ट कर ली जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं इसके अंदर, जैसे हमारी वीट होगी, बर्ली होगी, पीट्स हो गए, वीट, बर्ली, ठीक है, वीट हो गया, बर्ली हो गई, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, पीस हो गई, ग्राम हो गई एंड मस्टर्ड हो गई, ठीक है, ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये वो क्रॉप्स हैं जो इंडिया के लार्जेस्ट पार्ट्स में क्या करी जाती हैं, ग्रो कराई जाती हैं, ठीक है, इंडिया में। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर होगी, उत्तराखंड होगी, उत्तर प्रदेश आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर वीट एंड रबी, ठीक है ना। ये सारी वो स्टेट्स हैं जो वीट के लिए, स्पेशली किसके लिए, वीट के लिए, और बेसिकली रबी क्रॉप्स जो हैं ये सारे वो क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है, ठीक है ना। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स, और ये जो क्रॉप्स हैं ज़्यादातर सक्सेसफुल रहती हैं रबी सीजन में, क्यों, क्योंकि हमारा आप लोगों ने, मैंने 9th में पढ़ाया था मॉनसून वाले चैप्टर में कि हमारे कुछ वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, जनरेट होकर आते हैं, जो अपने साथ में क्या लेकर आते हैं, मानसून को कैरी करके लेकर आते हैं, और मानसून से हमें इन क्रॉप के प्रोडक्शन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज़ आल्सो बीन एज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ अबव मेंशन रबी क्रॉप्स। अब से ये जो रबी क्रॉप्स लिखी हुई हैं, इन रबी क्रॉप्स में प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी आफ्टर द सक्सेसफुल ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप लोग जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हाई यील्डिंग सीड्स की वैरायटी को क्या करा गया था, लॉन्च किया गया था, वीट की, अलग अलग क्रॉप्स की हाई यील्डिंग सीड्स वैरायटी की यूज़ की जाती थी, जिससे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को ऑब्टेन कर सकते थे, ठीक है ना। ये बात थी किसकी, रबी सीजन की। नेक्स्ट आता है हमारा जैद। जैद की बात करते हैं, जैद इन बिटवीन द रबी एंड द खारिफ देर इज़ ए शॉर्ट सीजन। रबी और खारिफ और रबी सीजन के बीच में एक शॉर्ट सीजन आता है, उसको हम बोलते हैं, ये समर मंथ में आता है, जो हमारा कौन सा सीजन है, वो है हमारा जैद सीजन। ये जो जैद सीजन है ये हमारा मार्च से लेके अप्रैल है, वैसे इसका पीरियड क्या बताया है, इसका पीरियड वो मार्च से लेके अप्रैल इसका पीरियड बताया है, ठीक है ना। मार्च टू अप्रैल जैद का सीज़न होता है, ठीक है। मेनली फूडर क्रॉप्स आर इंक्लूडेड इन दिस, और जैद के अंदर जो बेसिकली क्रॉप्स आती हैं वो फूडर क्रॉप्स आती हैं, वो ऐसी क्रॉप्स जो मेनली फूड स्टेपल है, खाने के पर्पज़ के लिए, सब्जी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह जो हमारे होते हैं वो सारे हमारे किसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं, वो जैद क्रॉप के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है जैद क्रॉप्स के अंदर जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वेजिटेबल्स हो गई एंड अदर क्रॉप्स, शुगर केन हो गया, टेक ऑलमोस्ट ईयर टू ग्रो। ये वो क्रॉप्स हैं, मस्क मेलन, वाटरमेलन हो गया, ठीक है ना, फूड क्रॉप्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, ये सारी हमारी जैद क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड करी गई हैं। और नेक्स्ट है, समझ में आ गया, ये बात किस किस की हो गई, खारिफ सीजन की, रबी की और जैद की। एग्रीकल्चर फॉर्म्स इन इंडिया में फर्स्ट आपको पढ़ा दिया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन।
नेक्स्ट जो चलेगा वो आप होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन। अब कंजप्शन के आधार पर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे किस चीज़ का कितना कंजप्शन होता है, और इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो मेरे को, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर क्या कर सकें, डिस्कस कर सकें। ठीक है, थैंक यू गाइस।